स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो आज हम जो है ग्रुप डी के 17 दिसंबर के ऑल शिफ्टों का रिव्यू करने वाले हैं, जहां पे हम 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कितनी बड़ी बिल्ली यानी कि बिग कैट प्रजातियों के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है? तो मतलब ये 7 प्रजाति होती हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि बिग कैट की जो प्रजाति होती हैं ये टोटल 7 बिग कैट्स प्रजाति होती हैं। और ये प्रश्न अभी हाल ही में आपको पीछे की शिफ्टों में देखने को मिला था कि बिग कैट अलायंस जो है इसकी अध्यक्षता कहाँ की गई। तो ये जो कार्यक्रम था दिल्ली में हुआ था, जो भूपेंद्र यादव जी हैं उनके द्वारा ये बिग कैट अलायंस जो है उसकी अध्यक्षता की गई थी। तो यहाँ पे अगर हम बिल्लियों की यानी कि जो बिग कैट की लिस्ट है ये 7 प्रकार की होती हैं। तो ये कौन कौन सी होती हैं बिग कैट्स देख लीजिए। बाघ यानी कि टाइगर, शेर, लॉयन, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जैगवार और प्यूमा, ये आपकी 7 बिग कैट्स होती हैं। और ये आजकल सबसे ट्रेंडिंग क्वेश्चन रह रहा है जब से ये प्रश्न बनना, मतलब जब से ये बिग कैट अलायंस बना हुआ है और इसकी अध्यक्षता जो भूपेंद्र यादव जी ने की है। तो अक्सर ये किसी न किसी एग्जाम्स में प्रश्न देखने को मिलता है। तो यह आपको 7 बिग कैट्स के नाम याद रखने हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका इनिशिएटिव शुरू किया गया था, भूपेंद्र यादव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। आगे इसकी हमने डिटेल भी कवर की है, तो हम वो डिटेल देखते हैं। ये देखिए, भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में आईबीसी यानी कि इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की पहली महासभा जून 2025 में, क्योंकि ये जून 2025 में फर्स्ट टाइम हुई थी तो इसलिए और इम्पोर्टेंट बन जाती है। और ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता अक्टूबर 2025 में, देखो बिग कैट अलायंस की जो महासभा हुई थी ये जून 2025 में हुई थी। और ग्लोबल बिग कैट्स फोटोग्राफी प्रतियोगिता ये आपकी अक्टूबर 2025 में शायद कई महत्वपूर्ण बैठकों की अध्यक्षता की गई। तो आपको ये याद रखना है कि भूपेंद्र यादव के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसमें हम देखते हैं मुख्य कार्यक्रम में क्या था। तो पहली महासभा जून 2025 में भारत ने नई दिल्ली इसकी मेजबानी भूपेंद्र यादव ने की। आईबीसी का अध्यक्ष चुना गया था, इनकी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का इनको अध्यक्ष चुना गया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता अक्टूबर 2025 में, इसके पुरस्कार समारोह की अध्यक्षता श्री भूपेंद्र यादव ने भी इसकी अध्यक्षता की थी। वैश्विक शिखर सम्मेलन 2026 में अगर हम बात करें तो भारत ने 2026 में नई दिल्ली में होने वाले वैश्विक बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी की घोषणा की है। अब देखिए, ये 2025 का इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस था जिसकी अध्यक्षता भूपेंद्र यादव ने की, दिल्ली में हुआ था ये। लेकिन जो वैश्विक बिग कैट्स अलायंस शिखर सम्मेलन होगा उसकी भी मेजबानी जो है वो भारत करेगा 2026 में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। इन योजनाओं के माध्यम से भारत में बिग कैट्स यानी कि बाघ, शेर, तेंदुआ, चीता और हिम तेंदुआ, जैगुआर, प्यूमा के संरक्षण के लिए वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना और ज्ञान को साझा करने पर जोर दिया जा रहा है। तो ये आपके आने वाले शिफ्टों के लिए यहाँ से और प्रश्न देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि आपको बिग कैट्स में से पूछ लिया जाए कि कौन से बिग कैट्स में शामिल हैं या नहीं होते हैं। तो ये आप लोग अच्छे से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलें तो उससे पहले बता दें कि अभी आपके जो एग्ज़ाम्स हैं आज यानी कि 17 दिसंबर हो गई है। तो 17 दिसंबर आपके 16 जनवरी तक ये ग्रुप डी के एग्ज़ाम्स हैं। ऑलमोस्ट अभी आपका 1 मंथ है। और जिनके भी एग्ज़ाम्स अभी बचे हुए हैं, करंट अफेयर को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हमारी ई बुक को परचेज़ करिए। अब तक इसने, जब से ये लॉन्च हुई है, लॉन्च ही हमारी 7 दिसंबर से लॉन्च हुई है, इसके पहले लॉन्चिंग नहीं हुई थी उसके लिए क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थी। तो ये करंट अफेयर की बुक जब से लॉन्च हुई है तो इसका 80% से ज़्यादा इससे रिपीटेड रेट्स प्रश्न रहा है। 80% से ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आपके जो एग्ज़ाम में प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने मंथली वाइज भी कवर कर रखा है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपके बनते हैं वो कवर कर रखे हैं। साथ में आपको महत्वपूर्ण MCQ का संग्रह दिया गया है, जिससे आपकी करंट अफेयर पर पकड़ बहुत बेहतरीन बनती है। प्राइस भी बहुत ही नॉमिनल रखा हुआ है, सिर्फ 39 रुपये में पूरा 1 साल का करंट अफेयर हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो इसकी अगर हम बात करें तो बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास 2025 भारत और सिंगापुर के बीच में ये आपका आयोजित किया जा रहा है। और इसका ये जो आयोजन हो रहा है, इसका
ये 14वां संस्करण था। आगे अगर हम देखें तो स्थान कहाँ पे आयोजित किया गया, जोधपुर राजस्थान में इसको आयोजित किया गया। और वही जोधपुर राजस्थान में एक ही फेमस प्लेस है महाजन फायरिंग रेंज, वहाँ पे इसको आयोजित किया जाता है राजस्थान में। तिथि की अगर हम बात करें तो 27 जुलाई से 4 अगस्त 2025 तक इसका आयोजन हुआ। वहीं सेनाएं कौन कौन सी थीं, तो भारत की तरफ से भारत सेना की मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट्स और सिंगापुर की 42वीं सिंगापुर आर्म्ड रेजिमेंट, इन दोनों सेनाओं ने इसमें हिस्सा लिया था। आगे हम बात करते हैं तो उद्देश्य इसका क्या था, तो संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना परिदृश्य में संयुक्त प्रशिक्षण क्षमताओं और अंतर संचालनता में सुधार लाना, ये जो युद्ध अभ्यास है इसका ये उद्देश्य था। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं तो 2017 और 2025 के आईपीएल फाइनल के बाद किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि 2017 का लेटेस्ट तो अभी आप लोग आईपीएल कवर किया है तो ये तो याद रहता है, लेकिन ये जो 17 का है ये अक्सर याद नहीं रहता है। तो प्लेयर ऑफ द मैच जो बना था ये कुणाल पांड्या को दिया गया था। वहीं 2017 की बात करें तो 2017 में जो थे वो कुणाल पांड्या मुंबई की तरफ से खेलते थे, तो उस समय प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो कुणाल पांड्या को चुना गया था एमआई की तरफ से फॉर हिज उनके प्रदर्शन के लिए 47 रन मारे थे उन्होंने 48 बॉल्स में फाइनल में। लेकिन 2025 में कुणाल पांड्या जो थे वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की तरफ से खेल रहे थे, जिसमें उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच मिला इनके प्रदर्शन के लिए। 2 विकेट्स मैच विनिंग स्पेल इन्होंने दिया, 2 विकेट 17 रन देकर ये इन्होंने किया था, इसलिए इनको प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न बना था ये। मेरा आइडिया जब आंसर की आएगी तो इसमें 20 या 25% से ज़्यादा इसका अटेम्प्ट रेशियो ही नहीं होगा और करेक्शन तो बहुत ही नॉमिनल होगा। जिसको 25 का याद होगा वो इस क्वेश्चन को कर लेगा। जिसको 25 का कुणाल पांड्या पता होगा तो 17 आराम से मार देगा वो, क्योंकि 25 में यहाँ पे सिर्फ यही हिंट दी गई थी। तो अच्छा प्रश्न था। 17 और 2025 का प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में पूछा गया था, आंसर कुणाल पांड्या। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने गुजरात के गांधीनगर शहर में के पास जो गिफ्ट सिटी है उसमें अपनी अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई शाखा स्थापित की है। तो ये हम बात करें गुजरात के गांधीनगर के पास जो गिफ्ट सिटी है उसमें अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग इकाई को स्थापित करने वाला जो HSBC बैंक है, यानी कि द हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जनवरी 2021 में ये किया था। जो ऐसा करने वाला पहला बैंक था और हाल ही 2025 में जो मशरेक बैंक है वो भी गिफ्ट सिटी में अपनी IBU के साथ परिचालन शुरू की गई है। तो मशरेक बैंक ही उसमें ऑप्शंस में दिया गया था ये, लेकिन सबसे पहली थी द हांगकांग एंड शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, जिसने 2021 में ये ऐसा कारनामा किया था जो गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी के पास स्थापित हुई थी। और दूसरी बैंक कौन सी बन गई थी, तो जो मशरेक बैंक है उसने ये अभी परिचालन शुरू किया है बैंकिंग में। आगे चलते हैं, तो एक अलग प्रतिध्वनि इको सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रतिध्वनि के बीच न्यूनतम समय का अंतराल कितना होना चाहिए। देखो, एक अलग ध्वनि यानी कि प्रतिध्वनि और मूल ध्वनि को अगर अलग अलग सुना जाए तो उसके बीच में जो समय का अनुपात जो गैप होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। मानव कान की जो श्रवण क्षमता होती है, परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, ये उसी के ऊपर कार्य करता है। ठीक है, इसमें न्यूनतम दूरी लगभग 17.2 मीटर या हवा के तापमान के साथ बदल भी सकती है। न्यूनतम यही होती है, लेकिन अगर हवा के तापमान में इसमें जो है वो एयर जो होती है इनकी हवा मुख्य रूप से कारक बनती है। अगर उसमें कोई टेम्परेचर में कुछ यानी कि एयर के टेम्परेचर में कुछ डिस्टर्बेंस भी होता है तो ये दूरी भी है जो डेविएट कर सकती है। आगे चलते हैं, 2025 में महाराष्ट्र से आर्ट कला के क्षेत्र में पद्म भूषण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। तो महाराष्ट्र में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण प्राप्त करता 2025 में एक तो शेखर कपूर को दिया गया था कला फिल्म के क्षेत्र में, और ये रेणु मजूमदार कला यानी कि शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया गया था। तो 2 लोगों को दिया गया था, शेखर कपूर और रेणु मजूमदार को। रेणु मजूमदार शास्त्रीय संगीत से संबंधित थे और शेखर कपूर जो थे ये आपके फिल्म से संबंधित थे। आगे चलते हैं, तो पद्मश्री की अगर हम बात करें, अन्य जो फेमस नाम थे, अश्विनी भिंडे देशपांडे शास्त्रीय संगीत से अशोक सराफ जो थे ये कला यानी कि अभिनय के क्षेत्र से। अगर मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ तो टोटल जो आपके
ये अवार्ड दिए गए थे, क्या बोलते हैं, पद्म भूषण। तो ये शायद से 43 दिए गए थे, मैं एग्जैक्ट अभी नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। अशोक सराफ जो थे कला अभिनय संबंधित थे, और अचुल पल्लव जो थे कला कैलीग्राफी से ये आपके संबंधित थे। पद्म भूषण की बात करें, लेकिन ये कला क्षेत्र से संबंधित नहीं थे, तो डॉक्टर मनोहर जोशी, ये सार्वजनिक सेवा मरणोपरांत ये इनको पद्म भूषण दिया गया। आगे बात करते हैं, तो 1 किलोवाट में कितनी जूल एनर्जी होती है, इनकी 3.6 मिलियन, इनकी 3.6 इंटू 10⁻6 मिलियन जूल्स इसमें एनर्जी होती है। खो खो विश्व कप 2025 में नेपाल की टीम को किस देश ने हराया था, तो इसका आंसर क्या होगा, भारत। खो खो में दोनों मेल्स और फीमेल्स टीम ने इंडिया के नेपाल के टीम को हराया था। तो इसके बारे में डिटेल दी गई है। 2025 में खो खो विश्व कप का पहला संस्करण था 13 से 19 जनवरी 2025 तक भारत के नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी एरेना में आयोजित किया गया। इस टूर्नामेंट का आयोजन भारतीय खो खो महासंघ और अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के द्वारा किया गया था। भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में नेपाल को हराकर ये ताज दिया था, मतलब महिला और पुरुष वर्ग दोनों में इंडिया ने जीता था। आगे चलते हैं, आगे आता है शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन तकनीकी और सुरक्षा कारणों से कई बार स्थगित हुआ था। तो ये जो था, ये पूछा गया था ये किस कंपनी से संबंधित है मुख्य रूप से, तो जिसमें ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट, जो स्पेस एक्स कंपनी थी, रॉकेट जो इसका था वो फाल्कन 9 के रॉकेट से इसको किया गया था। फाल्कन 9 के जो प्रपल्सन सिस्टम लिक्विड ऑक्सीजन यानी कि लॉक्स कहते हैं, कि लीक की समस्या के इंजन के एक्चुएटेड की खराबी और अंतरिक्ष यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के जिवेदा मॉड्यूल में दबाव के संकेत थे, जिसके कारण मरम्मत और पूरी जांच के लिए लॉन्च रोक दिया गया था, तभी सभी सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हों। तो ये जो आपका प्रश्न पूछा गया था कि शुभांशु शुक्ला का एक्सियम 4 मिशन तकनीकी और सुरक्षा कारणों से कई बार स्थगित क्यों हुआ था, तो वैसे मूलतः इसमें कंपनी का नाम ही पूछा गया था कि किस कंपनी के द्वारा ये लॉन्च किया गया था, तो वो स्पेस एक्स थी। अगर इसमें ये पूछा गया था जो कारण थे वो क्या थे, तो जो लिक्विड प्रपल्सन ऑक्सीजन की लीक की समस्या थी ये थी, और जो अंतरिक्ष स्टेशन था जेद्दा का, उसमें मॉड्यूल में दबाव के संकेत थे, इस वजह से उसको रिशेड्यूल किया गया और पूरी जांच के बाद ही उसको भेजा गया था। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जीव शरीर में एक सुरक्षात्मक ऊतक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जीव शरीर में जो उपकला ऊतक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू होता है, ये मुख्य रूप से सुरक्षात्मक ऊतक माना जाता है। आगे चलते हैं, पेरिस मैराथन 2025 किसने जीता, तो केन्या के जो बेनार्ड बिवोट ने अपना नया व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की, जबकि महिलाओं की स्पर्धा में इथोपिया की बेतादू हिरप्पा ने विजय रही। तो पेरिस मैराथन 2 लोगों के द्वारा जीता गया, केन्या की जो बेनार्ड बिवोट थे उसके द्वारा, और इथोपिया के बेदातू हिरप्पा ये इसमें विजय रही महिला कैटेगरी में, और ये मेंस कैटेगरी में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया और ये दोनों विनर निकल के आए। पेरिस मैराथन जिसे श्राइडर इलेक्ट्रॉनिक पेरिस मैराथन के नाम से भी जाना जाता है, 13 अप्रैल 2025 को इसको आयोजन किया गया था। आगे चलते हैं, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र यानी कि गोल्ड फॉयल प्रयोग में वह कौन सा कण था जो 2 बार अवशोषित या 1 बार धनावशित होकर परमाणु केंद्र पर नाभिकी से टकराता था, तो ये अल्फा पार्टिकल्स ये आपका टकराता था। इसकी अगर हम बात करें आवेश, ये कण दोगुनी धनात्मक यानी कि जो H2O+ आयंस होते हैं उसमें हीलियम नाभिक के बराबर ये होते हैं। प्रयोग का उद्देश्य क्या था, तो रदरफोर्ड इन धनावशेषित कणों की बमबारी सोने की पतली पन्नी पर करके परमाणु की संरचना समझना चाहते थे, ये इसका प्रयोग का जो था उद्देश्य था। निष्कर्ष क्या निकला इसके बाद, तो अधिकांश कण सीधे निकल गए, कुछ विक्षेपित हुए और बहुत कम कण वापस लौट कर आए, मतलब जो वापस लौट कर आने की वैल्यू थी वो बहुत ही मिनिमम थी, जिससे पता चला कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और केंद्र में एक छोटा सा भारी धनावशेषित नाभिक होता है, जिसके कारण जो पार्टिकल्स कुछ ही वापस आए थे उसी से टकराकर वापस आ रहे थे। तो ये इसका निष्कर्ष निकला था। आगे चलते हैं, अम्ल यानी कि एसिड और धातु यानी कि मेटल कार्बोनेट के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में से क्या उत्पाद बनते हैं, तो सॉल्ट,
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है जब एसिड प्लस हम मेटल कार्बोनेट को मिलाते हैं तो जिससे NaCl जो साल्ट के रूप में निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये हमें उससे प्राप्त होते हैं। चलिए आगे चलें तो उससे पहले बता दें NCERT की सार जो कि साइंस के लिए, ग्रुप डी के साइंस के लिए रामबाण है। खासियत क्या है बुक की, NCERT के साथ साथ जो आपके ग्रुप डी के PYQ हैं उनके ऊपर बेस्ड ये हमने ई बुक तैयार की है, जो अब तक के लिए रिव्यू जो छात्रों ने दिए हैं वो बेहतरीन बुक साबित हुई है। तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं इसको, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इसे ईजिली आप बाई कर सकते हैं। भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान के 1100 प्लस प्रश्नों का संग्रह, साथ में MCQ प्रैक्टिस सेट के साथ ये आपको ई बुक प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के विक्षेपण यानी कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट की खोज किसने की थी? तो डिस्पर्सन ऑफ लाइट की अगर खोज के बारे में हम बात करें तो ये जो है सर इसाक न्यूटन के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1666 में। प्रिज्म का उपयोग करके देखा गया कि सफ़ेद प्रकाश, तो ये बाकी की थ्योरी मैं आपको अभी समझाता हूँ। तो इससे क्या मेन प्रश्न जो पूछा गया था कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सर इसाक न्यूटन के द्वारा 1666 में प्रिज्म की डिस्पर्सन ऑफ लाइट की खोज की गई थी। बाकी अब मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये प्रिज्म है, जब इस पर वाइट लाइट डाली जाती है तो ये एक आपकी, मैं इसको बनाता ही हूँ वाइट लाइट, तो ये जो है ये विबग्योर के फॉर्मेशन में इसी से करते हैं। तो जब ये लाइट डिस्पर्स होकर निकलती है तो ये जो है वो विबग्योर के फॉर्मेशन में निकलती है। तो विबग्योर क्या होता है आपको पता ही होगा, वायलेट, बैगनी, जमुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल से बना है और ये रंग अलग अलग कोणों पर झुकते हैं। ये जब ये डिस्पर्स होती है लाइट तो ये अलग अलग कोणों पर क्यों झुकते हैं? जिसमें आप देखते हो जब ये विबग्योर का फॉर्मेशन होता है जिसमें वायलेट जो है वो मोस्ट डेविएटेड माना जाता है और जो रेड होती है वो लीस्ट डेविएटेड होता है, इसीलिए हम ट्रैफिक लाइट में रेड कलर का यूज करते हैं। और इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि ये डेविएशन जो एंगल्स ऑफ डेविएशन है विबग्योर के कलर का ये क्यों होता है? क्योंकि प्रिज्म पर जो वाइट लाइट पड़ती है उनके जो ये विबग्योर में फॉर्मेशन होता है तो इनके जो कलर्स होते हैं वो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो हर कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इसीलिए जो एंगल ऑफ डिस्पर्सन होता है वो इनका अलग होता है और डेविएशन इसी वजह से ये होता है क्योंकि रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है इसलिए वो लीस्ट डिविएट होता है और वायलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है इसलिए मोस्ट डेविएटेड माना जाता है। आगे चलते हैं, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो 2025 में किस शहर में 1100 से अधिक अल्पसंख्यक छात्रों को कुल 6.79 करोड़ की छात्रवृत्ति प्रदान की गई? तो ये आपका राइट आंसर होगा प्रयागराज। यूनेस्को द्वारा मेव यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के 37वें सत्र के दौरान किस बायोस्फीयर रिजर्व को शामिल किया गया? तो इसमें अगर हम बात करें तो जो शामिल किया गया भारत का शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व यानी कि कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में स्थित है उसको कवर करता है। सत्र यूनेस्को के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद यानी कि मैन एंड द बायोस्फीयर रिजर्व का ICC का ये जो था 37वां सत्र था जो 27 सितंबर 2025 को होंगजाऊ चीन में आयोजित किया गया। महत्व उसका क्या था? तो भारत का 13वां स्थल जो कि इसमें शामिल हुआ और तेंदुए जैसी दुर्लभ प्रजाति और स्थानीय समुदाय के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण सत्र भारत के हिसाब से ये इम्पोर्टेंट था। आगे देखते हैं तो द्रव्यमान मास नंबर्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन साहब के रॉन्ग एंड राइट पूछे गए थे तो इसमें हम बता देते हैं मास नंबर के बारे में। यह परमाणुओं के सभी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का योग है, यह प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होते हैं। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, इससे जो स्टेटमेंट थे वो पता नहीं चल पाते हैं क्योंकि वो बड़े बड़े लिखे होते हैं और 4 स्टेटमेंट याद करना भी एक मुश्किल काम होता है बच्चों के लिए। वेग समय वेलोसिटी का ग्राफ नीचे का क्षेत्रफल क्या दर्शाता है? तो देखिए जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है ये क्या दर्शाता है? तो ये रिपीटेड प्रश्न है जो कि विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय गई विस्थापन डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। यदि वेग हमेशा धनात्मक होगा यानी कि गति समय ग्राफ हो तो यह तय की गई कुल दूरी यानी कि टोटल डिस्टेंस को दर्शाता है, जबकि इसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो b/t के बराबर यह विस्थापन दर्शाएगा। आगे चलते हैं। पुरुष की 5000 मीटर इंडोर दौड़ में 13 मिनट की बाधा को तोड़कर नया राष्ट्रीय और एशियाई रिकॉर्ड स्थापित करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं?
तो ये जो गुलबीर सिंह जी हैं, बोस्टन में इन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। 12.59.77 सेकेंड, यानी कि 12 मिनट 59 सेकेंड 77, ये नया रिकॉर्ड जो उन्होंने 13 मीटर का रिकॉर्ड स्थापित किया गया था 5000 मीटर में, उसको तोड़ दिया है। तो गुलबीर सिंह के द्वारा बोस्टन में ये रिकॉर्ड बनाया गया। विद्युत अपघटनी परिष्करण यानी कि इलेक्ट्रीफाइंग प्रक्रिया में कैथोड निम्नलिखित में से किससे बनता है? तो ये रियली सॉरी, मैं डायग्राम लाना यहाँ पे भूल गया हूँ। मैंने डायग्राम लगाया था जिससे आपको मैं ये पूरा प्रोसेस समझा सकूँ। तो उसमें कैथोड रे होती है, एनोड यानी कि अशुद्ध धातु की मोटी पट्टी होती है, कैथोड जो शुद्ध धातु की पतली पट्टी, जिस धातु का शोधन किया जाता है वो उसी पे जाके चिपकती है, मतलब जो कैथोड रेज होती है उस पर। विद्युत अपघटन के बारे में अगर बात करें तो उस धातु के लवण का अम्लीय विलयन जैसे कॉपर सल्फेट ये आपके बनते हैं। तो डायग्राम में आपको PDF में इंक्लूड करके दे देता हूँ। इसकी कार्यप्रणाली में बताता हूँ। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु एनोड से घुलकर आयन बनाती है और आयन कैथोड पर जमा हो जाती है, जिससे शुद्ध धातु बनती है, जबकि अशुद्ध एनोड के नीचे एनोड मड के रूप में बैठ जाती है। तो देखो, जब बीकर में हम डालते हैं एनोड और कैथोड, कैथोड क्या है, ये जो हम प्यूरिफाइंग मेटल प्राप्त करते हैं उससे, बाकी का जो फालतू का यानी कि बेस्ट सब्सटेंस होता है, वो जो पानी होता है, जब उसमें हम डालते हैं तो वो नीचे अपने आप बैठ जाता है। तो उस प्रक्रिया को, यही प्रक्रिया आपकी पूछी गई थी। मतलब जो शुद्ध मेटल होता है वो किस पे पाते हैं, तो हम कैथोड से वो शुद्ध मेटल यानी प्यूरिफाइंग मेटल को हम प्राप्त करते हैं। डायग्राम मैंने नहीं लगाया, मैं आपको फिगर में PDF दूंगा तो मैं डायग्राम लगा के दे दूंगा, और आप सभी को पता ही होगा इस डायग्राम के बारे में। आगे चलते हैं। बैटरी का प्रतीक, सिंगल प्रतीक क्या होता है? तो देखिए, बैटरी में जो साइंस होते हैं वो प्लस माइनस ये साइंस होते हैं। सेल एक लंबी रेखा और एक छोटी रेखा होती है। बैटरी क्या होती है? दो या दो से अधिक सेलों का संयोजन, इसलिए इसमें कई लंबी और छोटी रेखाएं एक बात जैसे कि प्लस माइनस की टर्म में चलती हैं। धनात्मक टर्मिनल लंबी रेखा होती है, ऋणात्मक टर्मिनल जो होती हैं शॉर्टर लाइन होती हैं, ये आपको पता ही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो, उसके बारे में कुछ ऐसा प्रश्न पूछा गया था। तो मैं बात करूं, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये आपके सिंगल बॉन्ड्स के रूप में होते हैं, जिसमें मीथेन आता है यानी कि CH4 देखने को मिलता है, C2H6 होता है और प्रोपेन C3H8 हमें ये सिंगल और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के रूप में ये हमें 3 देखने को मिलते हैं, मीथेन, इथेन और प्रोपेन। आगे चलते हैं। कौन सा संकेतिक अम्ल इनकी एसिडिक माध्यम से रंगीन होता है और क्षारीय माध्यम से गुलाबी रंग में बदल जाता है? तो फिनोपेथलीन जो होता है ये होता है आपका इसी संकेतिक से एसिडिक रंगीन होता है और क्षारीय माध्यम से गुलाबी रंग में ये बदल जाता है। तो फिनोपेथलीन इसका राइट आंसर होगा। पेट्रोलियम के बारे में कुछ अलग प्रश्न पूछा गया था, लेकिन मैंने आपको ये इंक्लूड करा दिया है। तो पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एक गहरा तेलीय ज्वलनशील तरल है, जिसको हम ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं। आगे चलते हैं। असम में अन्नपूर्णा योजना का उद्देश्य क्या है? तो असम में अन्नपूर्णा योजना नाम से कोई विशिष्ट योजना नहीं, बल्कि अन्नपूर्णा योजना जो केंद्र की एक पुरानी योजना थी। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना जैसी योजनाएं अलग अलग राज्यों जैसे मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा और देखिए, ये अलग अलग राज्य में अलग अलग वेराइटीज़ के हिसाब से उनमें सुविधा प्रोवाइड कराई। किसी में आवास, किसी में मुफ्त खाना, किसी में मुफ्त खाद्य चीज़ों का वितरण करना। तो इस हिसाब से योजनाएं चलाई जा रही थी। तो ऑप्शंस के हिसाब से वहाँ पे देखने को पता नहीं, एक डाउट है जिनका भी आज की डेट में शिफ्ट में एग्जाम्स था, वो इस प्रश्न को एक बार मुझे कमेंट में जरूर कंफर्म कराएं कि क्या प्रश्न आपका पूछा गया था। हाल ही में गिग वर्कर्स को ऋण प्रदान करने के लिए किसने, इनोवेशन हब्स ने डिजिटल ऋणदाता यानी कि BB5 फाइनेंस के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो गिग वर्कर को ऋण देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने डिजिटल ऋणदाता जो BB5 फाइनेंस है यानी कि BB5 फाइनेंस के साथ मिलकर एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसमें गिग वर्कर्स को ऋण प्रदान कराया जा सके। आगे चलते हैं। HIV एड्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा नहीं फैलता है? तो HIV एड्स गले लगने, हाथ मिलाने, साथ साथ खाने, शौचालय साझा करने, हवा, पानी, मच्छर काटने से ये नहीं फैलता है। ये प्रश्न पूछा गया था। लेकिन जो इसके फैलने के मुख्य कारण होते हैं, बल्कि मुख्य रूप से संक्रमित रक्त, वीर, योनि स्राव, मलाशय और स्तन के दूध के माध्यम से ये फैलता है। आमतौर पर असुरक्षित यौन संबंध, सुई साझा करना
या माँ से बच्चे में ये आपको देखने को मिलते हैं मुख्य रूप से, और ना फैलने वाले ये कारण होते हैं और फैलने वाले कारण ये आपको दिए गए हैं HIV एड्स के। आगे देखते हैं जनवरी 2025 में रूस और किस देश के बीच रक्षा एवं उद्योग क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। तो जनवरी 2025 में आसपास घटनाओं में रूस, भारत, इंडिया के बीच सुरक्षित उद्योग जो यानी कि रिलोस यानी कि रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक समझौता हुआ है, यानी कि MOU साइन हुआ है। एक्टिविटी सीरीज में बता चुका हूँ, आज तो प्रश्न भी नहीं मिला है, शायद से पूछा गया हो तो बच्चे ने शेयर नहीं किया है, लेकिन ये आप लोग देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। आने वाले शिफ्टों में हो सकता है इससे प्रश्न जरूर बने। करंट अफेयर की ई बुक के बारे में मैंने आपको डिटेल बता ही दी है, क्या डिटेल है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की भी आपको देखने को मिल जाएगी ई बुक, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे फोटो उसका नहीं लगा हुआ है। मेजर नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड जरूर देख लीजिएगा, अपकमिंग शिफ्ट्स के लिए 100% इम्पोर्टेंट होते हैं। एक दो प्रश्न जरूर देखने को मिलते हैं यहाँ से। तो ये लिस्ट है, पूरी लिस्ट दी गई है, जिसमें अर्जुन अवार्ड्स के 32 नाम दिए गए हैं और मेजर ध्यानचंद के 4 नाम, बाकी के द्रोणाचार्य पुरस्कार और भी अन्य पुरस्कारों की लिस्ट है। तो पूरा अच्छे से इस PDF को आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी साइंस ई बुक, स्टैटिक जीके की ई बुक और करंट अफेयर की ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन में पहले से प्रोवाइड है, तो खरीद लीजिएगा इन सभी बुक्स को। और व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। बाकी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसे जो हमारा 1K का टारगेट है वो जल्दी पूरा हो सके। और बाकी का जिनका आज की शिफ्ट में पेपर था, तो जो 2 प्रश्न जो मैंने बताए थे वो एक बार आप लोग कंफर्म करा देंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनसे संबंधित जो भी डिटेल है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। धन्यवाद।